हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सिग्नल और सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज एफ एस। यू टी रिप्रेजेंट यूनिट स्टेप फंक्शन। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस फोर एफ एस। ठीक है, तो इसमें ये जो ई की पावर माइनस फोर दिया ना, ये फोर नहीं है, यहाँ पे ये वन और एस। ठीक है ना, मिस प्रिंट है, इसको सही कर लेना। अब देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि आपका कोई फंक्शन है एफ टी। इसने बोला कोई फंक्शन है एफ टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसने बोला है कि हमारा है एफ एस। और दूसरा इसने हमें दिया एक यू टी फंक्शन दिया। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ऑलरेडी पता है, ये होता है वन अपॉन एस। ठीक है, अब इसने पूछ लिया कि ई की पावर माइनस वन एस, ठीक है, डॉट एफ ऑफ एस, ये एस डोमेन में दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है अभी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी आई एल टी। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है। आपको भी देखो याद होगा कि जब भी आपका एस डोमेन में आपका यहाँ पे ई की पावर में कुछ टर्म आती है, ठीक है, किसमें, एस डोमेन में, तो वो कब आती है, जब आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हो। ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी। देखो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बोलती है, देखो अगर आपका कोई फंक्शन एफ टी है, ठीक है, और जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है एफ ऑफ एस। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस। अब अगर बोल रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम शिफ्ट कर देते, ठीक है, नहीं डिले वगैरह कुछ ऐड कर देते, मान लेते हमने ए डिले ऐड किया, ठीक है ना, ए डिले ऐड करते ही इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा सिंपली आपका हो जाता है, देखो ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर, ठीक है, माइनस ए टू एस के डॉट आपका एफ ऑफ एस। क्लियर है चीज़। तो देखो अगर आपका ये जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और आपका जो ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको कंपेयर करते हो, तो यहाँ से तो हमें सिंपल पता चलता है कि इसका लाप्लास बेसिकली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका होगा सिंपल एफ ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, बट ऐसा कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं दे रखा ना। ठीक है, तो जरा समझो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक यूनिट स्टेप फंक्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीज़ को। देखो अगर आप कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, नॉर्मली आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें नॉर्मली निकालना है, तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से, सिंपल देखो क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इन्फाइनेट से, यानी माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट। ठीक है, देन हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, देन आपका ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, ऐसे हम नॉर्मली निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका निकालता हूँ, देखो किसी का एफ ऑफ टी, ठीक है, डॉट के साथ मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यूनिट स्टेप से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल जीरो से इन्फाइनेट। क्यों, बिकॉज देखो साइन और कॉस के भी मैंने जब आपको निकलवाए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तब हम क्या करते थे, उसको यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों, तो जो यू ऑफ टी फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू वन होती है, कब, जब टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो इस यू ऑफ टी की वैल्यू वन होगी, तभी तो हमारा फंक्शन एफ टी कहलाएगा। अगर इसकी वैल्यू आप अगर यहाँ पे अगर लिमिट रखते हो माइनस इन्फाइनिटी, माइनस इन्फिनिटी में नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, और नेगेटिव वैल्यू में यू ऑफ टी की वैल्यू होती है जीरो, तो ये पूरा फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, फिर तो इसका कोई सेंस ही नहीं रहा। ठीक है, तो यू ऑफ टी से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आपकी लिमिट चेंज हो गई, तो अब सिंपल इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एफ ऑफ टी का। ठीक है, डॉट ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा ये हमारा आएगा एफ ऑफ एस, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो हमारा जो ओवरऑल जो मेन फंक्शन हुआ इस क्वेश्चन के लिए, वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, एफ ऑफ टी डॉट यू ऑफ टी, ये आपका मेन फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन में आपको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, तो देखो देयर फॉर में सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, टी माइनस वन और यू ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, दोनों फंक्शन में सेम आपको टाइम शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल फंक्शन में नहीं करना होता, दोनों में करते तभी आपकी आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो सिंपल इसको करते क्या हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस वन एस, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ एस। ठीक है, बिकॉज यू ऑफ टी को तो हमने सिर्फ लिमिट चेंज करने के लिए रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सिंपल समझ सकते हो, देखो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर माइनस एस एफ एस। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है आपका हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस वन डॉट यू ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जी टी आर एफ ऑफ एस जी ऑफ एस रेस्पेक्टिवली, which one of the following expression gives the inverse Laplace transform of f of s dot g of s। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है कि अगर आपका कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वही लेके चलते। देखो क्वेश्चन में पहला फंक्शन तो एफ टी है, चलो एफ टी फंक्शन है। ठीक है, इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है, मान लेते इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्वेश्चन में दिया देखो जी ऑफ टी। ठीक है,
और जी ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आपका है जी ऑफ एस। ठीक है, तो देखो ये वाली आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका आप कर रहे हो कॉन्वोल्यूजन, कॉन्वोल्यूजन कर रहे हो, ठीक है, किसके साथ, जी ऑफ टी के साथ। तो इसका जो ये जो इक्वल होगा, ठीक है, ये जो इनका कॉन्वोल्यूजन है वो इक्वल किसके होता है, सिंपल आपका एस डोमेन में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये आपकी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब जितनी भी देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी। तो देखो इसने पूछा था इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब कि आपको सिंपल क्या करना है, एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाना है। तो आपका एस डोमेन में ये वाला है, टाइम डोमेन में ये, ठीक है। तो आपको इसका ही पूछा था, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूजन जी ऑफ टी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एस डिवाइड बाई एस। तो देखो आपको जो फंक्शन दिया, ठीक है, यानी कोई फंक्शन होगा एफ टी, ठीक है, जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है एफ ऑफ एस। क्या दिया, ई की पावर माइनस ए एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस। अब देखो मैंने बताया अभी आपको कि जब भी आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपका ई की पावर में कुछ टर्म आई है, इसका मतलब कंफर्म है कि आपने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा और अरेंज करके लिखूँ, देखो रीअरेंज करके, ई की पावर माइनस एस डॉट वन अपॉन एस, ठीक है। तो वन अपॉन एस हमें पता है किसका होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके यूनिट स्टेप फंक्शन का होता है। यहाँ पे सिंपल आप थोड़ा देखो एनालाइज करके समझ सकते हो, ठीक है, क्या करना है हमें। तो देखो अगर आपका कोई यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है, सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखो आपका कोई यूनिट स्टेप फंक्शन है यू एफ टी, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका होता है यू ऑफ एस, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी होती है वन अपॉन एस, ठीक है ना। अब देखो यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा हम टाइम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यू ऑफ टी माइनस ए, इतना टाइम शिफ्ट कर दिया हमने। का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, क्या होगा, ई की पावर माइनस ए, ठीक है, एस इंटू आपका यू ऑफ एस, ठीक है। तो इसको थोड़ा यू ऑफ एस की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय आपका सिंपल ये आपका एस नीचे आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज यू ऑफ एस वन बाय एस है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब जरा बताइए ये जो आपका फंक्शन ये आपको दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, सिंपल ये वाला हो गया, ठीक है, यू ऑफ टी माइनस ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो पहले आपको क्या चेक करना है, सिंपल आपको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है उसमें हमने चेक किया, देखो क्या है, ई की पावर में कुछ टर्म दे रखी है, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा हमने देखा कि हमें दे रखा है वन बाय एस इसके साथ में, तो वन बाय एस तो हमें पता है कि यूनिट स्टेप का ही आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपका देखो ऑप्शन में भी दे रखा है यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है ना। तो यही से हम समझ गए कि यूनिट स्टेप फंक्शन का ही कुछ होगा। तो सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन में हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई और वहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लेफ्ट से राइट गए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से राइट से लेफ्ट गए तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिंपल इतना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके टाइम डोमेन से एस डोमेन में जाता है और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाता है, ठीक है। फॉर द सिग्नल शोन बिलो, क्या आपको एक सिग्नल दे दिया, अब इसमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देखो फंक्शन आप देख के एक बार बता सकते हो इस सिग्नल को, ये कैसा है, एक ग्रोइंग सिग्नल है, ठीक है, यानी टाइम के साथ आपका फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली देखो ऊपर जाता रह रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें जो फंक्शन दिया है यानी एक्स ऑफ टी, ठीक है, ये हमें इसने दिया, देखो ई की पावर टी इंटू आपका यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी, ठीक है। और ये फंक्शन कैसा है, एक ग्रोइंग फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे हम अगर सिंपल यू ऑफ टी, ठीक है, जो यूनिट स्टेप आपका फंक्शन है, अगर इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ, ठीक है, यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, वन अपॉन एस, कि ये आपका आ गया वन अपॉन एस। अब अगर मैं यहाँ पे देखो ई की पावर टी से इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैंने आपको बता रखा है, देखो जब भी आपका अगर एस डोमेन में अगर आपका ई की पावर आए, इसका मतलब कंफर्म है कि आपने सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की है। बट अगर टी डोमेन में, टाइम डोमेन में आपका अगर ई की पावर आई है कोई टर्म, तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी देखो मैं स्टार्ट से आप समझाते हुआ आ रहा कैसा होता है, कि आपका आ जाएगा वन अपॉन एस माइनस वन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये वन है, तो आ गया वन माइनस वन अपॉन एस माइनस वन, क्लियर चीज़ ये। तो यहाँ पे ये आपका देखो ये आपका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी यहाँ से क्या समझे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। अब देखो एट टी इक्वल टू इन्फाइनेट, ठीक है, जब आपकी टी की वैल्यू इन्फाइनेट होगी तो यहाँ पे आप एक्स ऑफ टी, ठीक है, इस केस में आपका एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये भी आपका इन्फाइनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टाइम इन्फाइनेट ले रहे हो तब आपके फंक्शन की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, इन्फाइनेट आ रही है, ठीक है। तो इससे आप समझते हो कि आपका जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी आप क्या बोलेंगे, ओनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर।
तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉजल पेरियोडिक स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड टी शोन इन द बिलो फिगर इज, ठीक है। तो देखो एक हमें क्या दे रखा है, एक पेरियोडिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। पेरियोडिक मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फंक्शन आपका रिपीट होने लग गया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे टी के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होने लग गया ना। तो जो पेरियोडिक फंक्शन होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना हो, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पेरियोडिक फंक्शन। तो देखो एफ टी आपको कोई पेरियोडिक फंक्शन है, इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल, देखो सिंपली क्या करोगे, ठीक है, इसका पहले टाइम पीरियड चेक करोगे, ठीक है, 0 से टी, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। एंड इसका सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दोगे, एफ ऑफ टी डॉट ई की पावर माइनस एस टी के डॉट आपका डी टी एंड डिवाइडेड बाय का 1 - ई की पावर एस माइनस का, ठीक है ना, माइनस एस टी, यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी पेरियोडिक फंक्शन का, ठीक है। देखो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, सिंपल आपका एफ एस है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी एक बार आपको ऐसे भी मिलेगा, एफ ऑफ एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी भी पेरियोडिक फंक्शन का अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सिंपली आप ऐसे निकालोगे, ठीक है ना। तो देखो पहले हमने फंक्शन को चेक किया, ठीक है, फंक्शन देख के पता चल रहा है कैसा फंक्शन है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है। देखो ये हमारा पॉजिटिव स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या रहा है, नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड स्टेप बोलो या फिर नेगेटिव स्टेप, ठीक है। देन यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, क्लियर है। 0 से t तक चेक करेंगे टाइम पीरियड, यानी 1 साइकिल के लिए। देखो फॉर 1 साइकिल, देखो अगर फॉर 1 साइकिल में अगर फंक्शन की वैल्यू लिखता हो, ठीक है, एफ टी की, तो देखो पहला क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्टेप हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और स्टार्ट आपका 0 से हो रहा है, यानी कोई भी टाइम शिफ्ट नहीं है, ठीक है, मैंने आपको लिखना सिखा रखा है। तो ये आपका हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, स्टेप कितने का है, +1 का, तो ये आपका +1 आ गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो +1 का स्टेप है। अब यही से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड स्टेप है, तो माइनस का साइन आ गया। अब देखो कितने का स्टेप है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, इतनी, ये 1 ही तो है, ठीक है, तो कितना हो गया, -1 हो गया ये, ठीक है। तो यानी 1 का स्टेप हो गया। फंक्शन क्या होगा, u ऑफ टी, अब यहाँ पे देखो कहाँ से हो रहा है ये, t-2, यानी यहाँ पे हो जाएगा t/2, ठीक है, बिकॉज t/2 से ये हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगवाई है, ठीक है ना हमने। तो इसके आगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसके आगे तो 0 है, तो ये हमारा निकल गया फंक्शन, ठीक है। ऐसा फंक्शन मैंने आपको निकलवाने बहुत को स्टार्टिंग से बहुत सिखाया है, ठीक है, बहुत सारे लाप्लास के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, तो उसमें ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। तो फंक्शन हमारा निकल गया। अब यहाँ से आप देखो इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे यानी एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, सिंपल यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, ठीक है, देन माइनस आपका देखो u ऑफ t - t/2, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सिंपल, ठीक है, इसी वीडियो में देखो मैंने 3-4 बार बता दिया है। ये आपको आ जाएगा देखो t/2, ठीक है, देन ये आपका s, देन मल्टीप्लाई आपके यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी 1/s, यहाँ तक ठीक है। सिंपल देखो 1/s को कॉमन लेते हैं, तो एफ ऑफ एस यहाँ से जो आएगा ये आ गया, देखो 1/s कॉमन ले लिया, अंदर आपका बच जाएगा 1 - ई की पावर माइनस, इसको लिख लेते हैं एस टी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ गया एफ एस, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमारा सिंपल एक साइकिल के लिए निकला है, यानी इतने के लिए निकला है, बट ये सिग्नल तो पेरियोडिक है ना, मतलब ये सिग्नल तो चलता जाएगा, तो हमें तो पूरे के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंपल कैसे निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और होल पेरियोडिक सिग्नल, ठीक है, यानी पूरे पेरियोडिक सिग्नल के लिए। तो देखो आपका हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका फंक्शन एफ टी का, ठीक है, जो कि पेरियोडिक है। सिंपल देखो ऊपर क्या रखना है, एफ एस, तो एफ एस हमने निकाल दिया, तो ये हो जाएगा देखो 1/s, ठीक है, देन ब्रैकेट में 1 - ई की पावर माइनस एस टी बाई 2, ठीक है, यहाँ तक। डिवाइड में देखो किससे करना है हमने, फॉर्मूला अभी भी मैंने बता रखा है स्टार्ट में, 1 - ई की पावर माइनस एस टी, यही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये में पूरे फंक्शन का लाप्लास मिलेगा, ठीक है ना, ये आपका पूरे फंक्शन का होगा, पूरे पेरियोडिक फंक्शन का। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/s, ठीक है। अब जरा देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका आ गया देखो माइनस ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, देन ये ऊपर जो टर्म आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - ई की पावर माइनस एस टी बाई 2, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो नीचे वाली मेरी टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है ना पूरी 1 - ई की पावर माइनस एस टी, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल देखो ये आपका 1/s तो है ही है, ठीक है, ऊपर हमारा है 1 - ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब जो नीचे वाली टर्म है तो मैं देखो सिंपल दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, कैसे करूँगा देखो, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + ई की पावर माइनस एस टी बाई 2, ठीक है, देन मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - ई की पावर माइनस एस टी बाई 2। देखो यहाँ से क्या हुआ, देखो सिंपल मैंने क्या किया, आपके a + b का, यानी आप जैसे सिंपल सॉल्व करते हो ना, देखो यहाँ पे क्या था, अब इसको आप सॉल्व करते हो, ये क्या a + b और a - b, यही तो है, देखो ये है आपका a
प्लस बी, ठीक है, और ये है ए माइनस बी। आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका ये हो गया 1, ठीक है, बी आपका हो गया ई की पावर माइनस एस टी। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल अगर ई की पावर माइनस एस टी बाई 2 का स्क्वायर करते हो तो अगेन आपको यही टर्म मिलेगी। यहाँ तक ठीक है? बस ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज देखो मेरी ये ऊपर वाली टर्म है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से सिंपल जो मेरा देखो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, क्या आ जाएगा देखो, 1/s, ठीक है, जब ब्रैकेट में आपका देखो ये रह जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी बाई 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल देखो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़? तो देखो सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो मैंने किया ना, ये ए प्लस बी, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज हो सकता है, बाकी तो देखो कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये इस केस में ए हो गया 1, ठीक है, और बी आपका क्या ई की पावर माइनस एस टी बाई 2, ठीक है, तो जैसे इसका स्क्वायर करते हो अगेन आपको ई की पावर माइनस एस टी मिलता है, यानी सेम टर्म मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा थोड़ा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बिलो फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया, इसका हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एक तो देख के पता चल गया फंक्शन क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, पहले हमें फंक्शन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी एफ ऑफ टी की। अब देखो यहाँ पे जब टाइम पीरियड 0 पे, तो हमारा कैसा स्टेप है, अपवर्ड स्टेप है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा कैसा है, डाउनवर्ड स्टेप है। ठीक है, तो पहले यूनिट स्टेप फंक्शन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सिंपल यू ऑफ टी। ठीक है, स्टेप कितने का, +8 का, +8। ठीक है, देन डाउनवर्ड स्टेप है, माइनस कितने का स्टेप है, देखो यहाँ से ये पूरा 8 का स्टेप है, यू ऑफ टी -1, बिकॉज देखो ये कहाँ से हो रहा है, 1 पे है ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फंक्शन, इसका निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो एफ ऑफ एस, ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, देखो 8 तो कांस्टेंट है, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, तो ये आ गया 1/s। ठीक है, माइनस 8 तो कांस्टेंट है, सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो ई की पावर माइनस ये आपका आ गया 1s, ठीक है, इंटू आपके यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी 1/s। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल देखो हमें जो एफ ऑफ एस मिला, ठीक है, एफ ऑफ एस में देखो 8/s कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली 8/s हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा देखो 1 माइनस ई की पावर माइनस एस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था एकदम, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज देखो ये जो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, देखो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझ गए होंगे अब तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन द फिगर बिलो इज। ठीक है, एक फिगर दे दिया, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो फंक्शन कैसा है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, सिंस वोल्टेज का दे रखा है इसलिए हम इसको वी ऑफ टी लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव स्टेप ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी पॉजिटिव स्टेप, यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड स्टेप, ठीक है, यानी नेगेटिव स्टेप। तो देखो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव स्टेप है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो यू ऑफ टी -1। ठीक है, सिंस यूनिट स्टेप फंक्शन है इसलिए, और स्टेप कितने का आपका देखो 1 का है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, देन हमारे देखो अगेन क्या है, पॉजिटिव स्टेप है ऊपर की तरफ, तो हमारा आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, अब देखो सिंपल कहाँ पे हो रहा है ये आपका है 2 पे, तो यह आ जाएगा यू ऑफ टी -1, t-2। ठीक है, t-2। अब देखो स्टेप कितने का है, यानी ये जो डिस्टेंस है कितने का स्टेप किया इसने 1 का। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1। देन हमारा क्या डाउनवर्ड स्टेप है, तो माइनस का साइन आएगा। अब स्टेप कितने का अगर देखें तो 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, देन आपका u ऑफ t-3, बिकॉज ये आपका 3 पे देखो। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया सिंपल फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी v ऑफ s। ठीक है, सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, तो देखो ई की पावर -1s डॉट 1/s। ठीक है, देन प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा देखो ई की पावर -2s, ठीक है, डॉट 1/s। ठीक है, देन माइनस ये आपका आ जाएगा 2 ई की पावर -3s, ठीक है, इंटू 1/s। ठीक है, सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, कैसे देखो, अगर आपका यू टी है, ठीक है, यू टी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है 1/s होता है। ठीक है, तो अगर आप u ऑफ t माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो, ठीक है, तो ये आपका आता है ई की पावर -as इंटू आपका 1/s। ठीक है, ये सिंपल आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये सिंपल मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ और मैं आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, इतना कोई कॉम्प्लिकेट है नहीं, आपको बस फंक्शन ये लिखना आना चाहिए था। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये हमारा मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो थोड़ा रीअरेंज करते हैं। देखो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 1/s कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 1/s जैसे कॉमन लेता हूँ, अंदर मेरा बचेगा देखो ई की पावर -1s, ठीक है, देन प्लस ई की पावर -2s, ठीक है, देन माइनस ये आपका आ गया 2 ई की पावर -3s। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पर्टिकुलर फिगर का।
तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो आपका डी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़। ये सेम क्वेश्चन देखो मैंने एक और बार आपको करवाया था, आई थिंक शायद वो क्वेश्चन नंबर 49 या फिर 50 था, ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी मैंने और अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इन सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसने बोला, बोथ मेक द सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम सिंपल एंड ईजी, ठीक है, तो एकदम सही है। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फॉरियर ट्रांसफॉर्म इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो सर्किट की एनालिसिस हो, ठीक है, वो ईजी हो जाती है उससे, ठीक है, तो पहला पॉइंट एकदम सही बोल रहा है। बोथ आर एप्लीकेबल फॉर द स्टडी ऑफ सर्किट बिहेवियर फॉर टी माइनस अल्फा, ठीक है, टू अल्फा। बट ये तो देखो गलत है ना, देखो हमने क्या देखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फॉरियर ट्रांसफॉर्म दोनों में ही आप कहाँ से देखते हो, माइनस इन्फाइनेट से लेके इन्फाइनेट तक देखते हो, ठीक है। बट ये क्या बोला, टी माइनस अल्फा से लेके अल्फा तक, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। देखो थर्ड क्या बोला, बोथ कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस टू एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि देखो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फॉरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपकी जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर, ठीक है, उनको सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारी फिर एनालिसिस करनी बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। फिर क्या देखो, बोथ कैन बी यूज फॉर ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है, तो एकदम सही है, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो अगर ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, आपको एक देखो एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है, ठीक है, एस डोमेन में दे रखा है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, क्या बोला फिर, वेर एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, फिर बोला व्हाट इज द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ एफ टी, यानी हमें क्या बतानी है, स्टडी स्टेट वैल्यू बतानी है एफ टी की, ठीक है। तो पहले देखो आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू क्या देती है, बेसिकली कौन देता है हमें स्टडी स्टेट वैल्यू, आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एस, ठीक है, एफ ऑफ एस ये हमें दे रखा है, देखो ओमेगा अपॉन आपका ये है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपको देख के पता लग गया कि किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया है हमने, ठीक है ना, यानी यहाँ से हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई एल टी, ठीक है। तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, आपके साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी डॉट आपके यू टी, ठीक है, साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन भी तो लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो, ये जो आपका साइन ओमेगा टी है, ये कैसा सिग्नल है, ये है एक आपका पेरियोडिक सिग्नल, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या होता है, रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। तो आप कैसे बता सकते हो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी कैसे बता सकते हो आप इसकी फाइनल वैल्यू, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू मतलब आपका जो फंक्शन है उसकी आखिर में लास्ट में जाके कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी फाइनल वैल्यू, ठीक है। बट आपका जो साइन है वो तो कंटिन्यूसली आपकी दो सर्टेन वैल्यू के बीच में चेंज होता रहता है, यानी कि देखो जो साइन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो सकती है +1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, ठीक है। वेव फॉर्म में भी आप देखते हो इनके बीच में ये क्या होता है, कंटिन्यूसली इनकी वैल्यू साइन की आपकी चेंज होती रहती है, यानी कोई भी एक फाइनल वैल्यू आप इजीली नहीं बता सकते, ठीक है, फाइनल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते किसी भी पेरियोडिक सिग्नल की। मैंने बताया भी था उस टाइम कि आपकी जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें क्या होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम आपकी साइनोसॉइडल यानी पेरियोडिक सिग्नल में आप अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, हाँ वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, तो यहाँ पे तो हमें पता था कि साइन आपका इन दोनों के बीच में घूमता है, तो यही वैल्यू होगी, ठीक है ये चीज़। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द फाइनल वैल्यू थ्योरम इज यूज टू फाइंड द, क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है, सिंपल स्टडी स्टेट वैल्यू, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया आपको, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, व्हेन द इनपुट इज, जब आपका इनपुट क्या होता है। तो देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम अभी मैंने क्या बताई कि क्या होती है, जो आपको आपके फंक्शन की, ठीक है, क्या दे, फाइनल वैल्यू दे, आखिर में जाके जो वैल्यू होगी वो दे। तो इस टाइप की देखो ये दे सकता है, रैम फंक्शन की ये दे सकता है, पैराबोलिक की दे सकता है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या होता है, सिंपल देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका जब आप बनाते हो तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल राइज, जैसे मान लेते हैं ऐसा, देखो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आप इसकी कोई फाइनल वैल्यू दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते ना, तो इसलिए हम इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज बाकी सब में आप सिंपल फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। For function ct satisfy the differential equation ct plus ct is equals to del t for zero initial condition ct can be represented by, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आपका एक फंक्शन है ct, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या, देखो ct, ठीक है, ct प्लस आपका ct, ये आपका इक्वल है डेल टी के, यानी इम्पल्स फंक्शन के बराबर है, ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ct आपका कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो यहाँ पे देखो आप सी टी को जब ऐड कर रहे हो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या मिल रहा है आउटपुट, एक तरह से इम्पल्स फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। और इम्पल्स फंक्शन के लिए ठीक है जो बेसिक जो आइडिया होता है आपको इम्पल्स फंक्शन का, ये मैंने आपको दे रखा है। जैसे देखो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। इम्पल्स फंक्शन का एम्पलीट्यूड तो होता है इनफाइनेट, बट इसका जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया इसका क्या रहता है 1। तो यहाँ से क्या समझे कि जो फंक्शन आपका दे रखा है, ठीक है, सी टी फंक्शन, ये आपका जो सी टी फंक्शन है इसमें क्या होगा आपका, देखो एम्पलीट्यूड तो हमारा इनफाइनेट होगा, एम्पलीट्यूड होगा इनफाइनेट, ठीक है। बट एरिया आपका क्या होगा 1, ठीक है, बिकॉज सिंस ये इम्पल्स फंक्शन है, एरिया आपका होगा 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ, एक फिनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, बोल सकते हो फिर फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। क्लियर है। तो देखो पहला ऑप्शन जो है इसमें क्या है, देखो एप्सिलॉन की पावर -t, ठीक है, तो ये तो आपका है नहीं बिकॉज इसमें आपको फाइनाइट एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको फाइनाइट एरिया नहीं मिलेगा, ये ग्रोइंग हो गया, ये आपका डिकेइंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ई की पावर टी यू ऑफ टी, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन की पावर -t यू ऑफ टी, बिकॉज देखो ये वाला जो फंक्शन है ये कैसा बनेगा, देखो ये आपका जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसको प्लॉट करोगे तो ये आपका देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका हो गया 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो सिंपल ये कुछ ऐसा ये फंक्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये आपका टाइम, ठीक है, टी इक्वल्स टू इन्फाइनेट होगा, वहाँ पे ये कट कर देगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो एरिया आपको मिला, एरिया क्या है, फाइनाइट वैल्यू मिली है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, बिकॉज बाकी सब में आपको इनफाइनाइट एरिया मिलेगा, ठीक है। एरिया कोई एक तरह से बाउंडेड नहीं मिलेगा। क्लियर है। वो कहीं ना कहीं आपका ओपन रहेगा कहीं से, तो एरिया आपका फाइनाइट नहीं रहेगा। क्लियर है। आपका एक सिर्फ डी ऑप्शन है जिसमें आपका एरिया फाइनाइट मिल रहा है आपको, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, द रेस्पॉन्स एक्स टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 इज। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, ठीक है, इसका हमें रेस्पॉन्स निकालना है। तो जरा समझो, देखो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इनके क्या करते हैं हम, सिंपल दो अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। एक आपका होता है एक्स सी जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है एक्स पी यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। देन हम इन दोनों को ऐड करते हैं, वो हमें ओवरऑल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू सिंपल इन दोनों ऐड कर देंगे, एक्स सी प्लस एक्स पी, ये हमारा होगा ओवरऑल सॉल्यूशन। तो पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी यानी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू 10 माइनस 0.2 x, यही दे रखी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये आपका हो गया देखो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 0.2 x, ठीक है, इक्वल्स टू 10, यहाँ तक ठीक है। अब सिंपली क्या करो, जो डी बाई डी टी है, ठीक है, डी बाई डी टी, तो अब सिंपल रिप्लेस कर दो डी से, ठीक है, कैपिटल डी से, डी एक्स प्लस 0.2 x इक्वल्स टू 10, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं सिंपल x को कॉमन लेता हूँ, तो x को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, d प्लस आपका ये आ गया 0.2, ठीक है, इक्वल्स टू 10, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो आप सिंपल क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, या ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन सिंपल क्या हो जाती है, आपने जो अभी अभी निकाली, ठीक है, इक्वेशन जो निकाली एक्स ऑफ डी प्लस 0.2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम एफ ऑफ डी भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम एफ ऑफ एम से भी लिखते हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो हमारे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, डी वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला डी प्लस 0.2, ठीक है, इसी को लिखना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल क्या हो जाएगा, फिर डी की जगह हमें एम रिप्लेस करना है, तो एम प्लस 0.2, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सिंपल जीरो के इक्वल इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो देयरफॉर यहाँ से एम प्लस 0.2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल गई माइनस के 0.2, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो अब निकालते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। दो सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो ये आपका सिंपल हो जाता है एक्स सी, ठीक है, इक्वल्स टू आपका C1 डॉट ई की पावर M1t, ठीक है, प्लस C2, ठीक है, देन ई की पावर M2t, ठीक है, प्लस ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाता है, बिकॉज यहाँ पे देखो जरूरी थोड़ी हर बार आपको d प्लस 0.2 ही मिले, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती तो m की दो वैल्यू मिल जाती, ठीक है। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें सिर्फ एक ही मिली है, तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, C1 डॉट ई की पावर M t, ठीक है। C1 को भी हटा सकते हो, सिंपल C रखो, एक ही है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन मिला एक्स सी, ये क्या गया, सिंपल देखो C डॉट ई की पावर m की वैल्यू 0.2 माइनस के, तो माइनस का 0.2 इंटू टी, यहाँ तक ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री
सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है एक्स पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आपका एफ डी, ठीक है, या फिर एफ एम लिख सकते हो उसको सिंपल, ठीक है, इंटू आपका 5 इंटू ई की पावर टी टी, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें सिंपल हमें क्या रखना है, डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डी इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है। तो यहाँ से देखो जो आपका एक्स पी आएगा, एक्स पी इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 1 अपॉन एफ डी या फिर एफ एम, क्या है हमारा एम प्लस 0.2। एम हमने क्या लिखा था, सिंपल डी की जगह लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो इक्वेट कर देंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा प्लस का 0.2, यानी ये तो हमारा आ गया 0.2, ठीक है, देन मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू होती है फाइ ई की पावर डी टी, ठीक है, तो ये आपका सिंपल ये वाली वैल्यू होती है, तो ये हमारा 10 है ना, ठीक है, यही आपका ये वैल्यू होती है ई की, यहाँ पे ये हो गया 5 ई की पावर डी टी। तो सिंपल कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सिंपल हमारी 5 की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, डॉट ई की पावर ये 0 टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारा एक्स पी आया, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखो 10/0.2, 10/0.2, तो ये हमारा आ गया 50, ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। अब देखो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, दोनों को सिंपल ऐड करना है, ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे अभी। देखो कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि एक्स ऑफ टी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स ऑफ पी प्लस एक्स ऑफ सी, याद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू नहीं पता ना, ठीक है, सी की वैल्यू भी तो चाहिएगी, तो हमें इसके लिए सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1। तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले एक्स ऑफ टी लिखते हैं, एक्स ऑफ टी हमारा हो जाएगा देखो पर्टिकुलर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, पर्टिकुलर हमारा है 50 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री आया सी डॉट ई की पावर -0.2 टी, ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो रखते हैं, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हमारा जो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये हो गया 50 प्लस ये आपका सी डॉट ई की पावर जीरो, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और एक्स ऑफ जीरो हमें दे रखा है 1, ये हो गया 1, 1 इक्वल्स टू 50 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू सिंपल क्या आ गई आपकी माइनस के 49, यहाँ तक ठीक है। अब इस सी की वैल्यू हम सिंपल एक्स टी में रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हमारा जो ओवरऑल सॉल्यूशन आया कंप्लीट सॉल्यूशन एक्स टी, ठीक है, ये क्या कहते देखो ये आ गया 50, ई की वैल्यू हमने पुट की 49, ठीक है, देन ये आपका ई की पावर -0.2 टी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर एन ऑल पास सिस्टम एच ऑफ जेड इक्वल्स टू, आपको एक दे रखा है, ठीक है, फिर क्या बोला कि वेर मॉड ऑफ एच ई की पावर -j ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल ओमेगा इफ रियल वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इमेजनरी वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या होगी ये पूछिए, ठीक है ना। अब देखो जो हमें फंक्शन दे रखा है यानी एच ऑफ जेड, ये हमें देखो क्या दे रखा है जेड इनवर्स, जेड इनवर्स माइनस बी, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय आपका आ गया 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसको थोड़ी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ये है जेड इनवर्स तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/z, ठीक है, 1/z माइनस बी देन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ए अपॉन जेड, ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी यानी एलसीएम वगैरह लो, ठीक है, तो देखो जैसे एलसीएम वगैरह लोगे ये आपका आ जाएगा 1 माइनस जेड बी, ठीक है, बिकॉज एक जेड तो नीचे से वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस ए, यहाँ तक आपका ठीक है, ये हमारा आ गया एच ऑफ जेड। अब देखो ये जो हमें मिला, ठीक है, एच ऑफ जेड मिला, अब इसकी मदद से मेरे को निकालना है जीरो और पोल, ठीक है, जीरो एंड पोल्स निकालना है। तो देखो जीरो होते क्या है बेसिकली जीरो वो, ठीक है, जीरो मतलब कि आप क्या वैल्यू रखें इसके आपके न्यूमरेटर में, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में, कि ये फंक्शन यानी ये एच ऑफ जेड जीरो हो जाए, वो आपके जीरोज कहलाते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट, तो 1 माइनस जेड बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से सिंपल अगर हम जीरोज निकालते तो कितना आया 1 अपॉन बी, यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे अगर मैं पोल निकालता हूँ, ठीक है, पोल में हम क्या करते हैं जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, यानी कि जेड माइनस ए, जेड माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हमारा आ गया जेड इक्वल्स टू ए, तो पोल्स हमारे निकल गए और जीरोज भी निकल गए। अब देखो क्वेश्चन में इसने बोला है कि ये आपका कैसा सिस्टम है ऑल पास सिस्टम है, ठीक है, तो फॉर एन ऑल पास सिस्टम, ऑल पास सिस्टम में क्या होता है आपके जो ज़ीरो होते हैं, ठीक है, ज़ीरो वो आपके इक्वल होते हैं 1 अपॉन पोल्स के पोल्स के कॉन्जुगेट के, ठीक है, कॉन्जुगेट के, ठीक है, या तो ऐसे लिखो
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपके पोल्स होते हैं, ठीक है, जो पोल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं 1/, ज़ीरोज़ के, ठीक है, ज़ीरोज़ के कॉन्जुगेट के, ठीक है। ये आपकी किसके लिए होती है? ये आपके ऑल पास सिस्टम के लिए एक तरह से कंडीशन हो गई, ठीक है। जितने भी ऑल पास सिस्टम होगा, अगर कोई सिस्टम आपका ऑल पास है ना, तो उसमें हमेशा उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 1/ पोल्स के कॉन्जुगेट के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पूछी है? पी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू पूछी है ना, तो देखो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये सिस्टम कैसे है, एक ऑल पास सिस्टम है, ठीक है ना। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो 0, ठीक है, 0। अब 0 में क्या दे रखा है इसने? 1/b हमने निकाला अभी, ठीक है। 1/b इक्वल्स टू किसके इक्वल होंगे ऑल पास सिस्टम के लिए? पोल के कॉन्जुगेट के लिए। तो पोल कितना आया हमारे? ए आया, तो ए का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, यानी ये हमारा आया 1/b इक्वल्स टू 1/a कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी आ जाएगी? सिंपल a कॉन्जुगेट के बराबर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको सिंपल ये वाली जो कंडीशंस है, यानी जो ऑल पास सिस्टम के लिए जो होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोल जीरो प्लॉट और 3 डिस्क्रीट टाइम सिंबल p q एंड r ऑन द z प्लेन आर शोन बिलो, ठीक है। 3 हमें सिंबल पोल जीरो प्लॉट दे दिए, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल है ये सारे। अब देखो जो पहला है, ठीक है, देखो कितने पोल्स है, इसने बोल रखा है 2 पोल्स है, ठीक है ना। पोल्स को अब हमेशा हम किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। तो इसके जो दोनों पोल है ये आपके ओरिजिन पे है, ठीक है ना, यहाँ पे ओरिजिन पे। अब देखो अगर मैं इस पहले जो पहला आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, पी वाला, इसके लिए अगर मैं सिंपल फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, h(1z) फर्स्ट है। तो देखो पहले जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसको हम जब इक्वेट करते हैं जीरो के, वहाँ से उसके जो रूट्स निकालते हैं वो हमें क्या देते हैं? जीरोज देते हैं, ठीक है। तो सिंपल जीरो यहाँ पे देख के तो बता सकते हो कितने जीरो है, ठीक है। ये रहा एक जीरो और एक ये रहा जीरो। तो इसने बोला यूनिट सर्कल है, यानी कि इसकी रेडियस एक तरह से 1 है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, और ये भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके साथ लिखे, ठीक है, साइन के साथ लिखे, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो देखो यहाँ से सिंपल अगर जीरोज हम लिखते तो क्या आता है? एक तो आएगा आपका z+1, ठीक है, देन एक आपका आ जाएगा z-1 आपके न्यूमरेटर में। क्योंकि देखो जब न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल इक्वेट करो, हमें जीरोज मिलने चाहिए, एक तो -1 एक +1। तो इनको देखो जब जीरो के इक्वल पुट करोगे, ठीक है, z+1 जीरो और z-1 इक्वल टू जीरो, तो यही हमें जीरोज मिलेंगे। तो हमने न्यूमरेटर तो लिख लिया। डिनोमीटर हमने देखा कि पोल्स देता है, पोल्स हमारे कहाँ पे? ओरिजिन पे, ठीक है, 2 पोल्स है। तो सिंपल ये हमारा हो जाएगा z², ठीक है, बिकॉज ओरिजिन पे है तो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं आने वाला। देखो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखो z² -1 डिवाइडेड बाय आपका z²। यहाँ तक ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट के लिए, ठीक है, इसके लिए p के लिए। अब देखो दूसरा जो q है, इसके लिए हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा दूसरा है, ठीक है, h2 तो ये देखो सिंपल आपके इसके जो जीरोज है वो तो अभी भी सेम है, तो ठीक है। तो ऊपर वाला आपका जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम ही रहेगा, यानी z+1 और आपका z-1। और डिनोमीटर में देखो इसने जो पोल्स दे रखे, ठीक है, एक गिरा पोल, ठीक है, एक गिरा पोल, यही दे रखे। अब देखो ये इमेजरी एक्सिस पे दे रखे, ठीक है। तो इमेजरी एक्सिस में अपना जे आता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला -j, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में क्या लिखूंगा? सिंपल देखो z, ठीक है, प्लस j 0.5, ठीक है। और आपका नीचे वाले के लिए भी एक लिख लेते हैं, z-j 0.5, ठीक है। तो इनको जब इक्वेट करोगे तो एट देन आपको यही मिलने वाला है, ठीक है, पोल्स। तो डिनोमीटर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से जेड की वैल्यू निकालते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाला तो आपका हो जाएगा z² -1, ठीक है। नीचे वाला आपका सिंबल देखो a+b और a-b, तो क्या हो जाएगा? a² -b², ठीक है। सिंस बीच में माइनस आएगा, बट यहाँ पे देखो जे टर्म है, जे का स्क्वायर होगा ना, तो उस वजह से वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल देखो a², ठीक है, प्लस प्लस इसलिए आया बिकॉज जे² है, ठीक है ना। जे² की वैल्यू तो -1 माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, और 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 0.25। यहाँ तक ठीक है आपका। तो ये हमारा दूसरा निकल गया। अब देखो जो थर्ड है, ठीक है, h3z। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 क्रॉस दिख रहे हैं, इसमें ये सेंटर वाला है ना, ये क्रॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है? इसके जीरोज लिखने हैं। तो जीरोज तो अभी भी इसके सेम ही है, ठीक है। तो z+1, ठीक है, और आपके z-1, इनको आप देखो कंट्रोल सिस्टम में एकदम अच्छे से पढ़ते हो, वहाँ पे आप सीखते हो कि जीरोज और पोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसको देखो जो आपके पोल्स है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे है।
इसने बोला ना यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल मतलब इसकी रेडियस 1 है। ये भी 1, ये भी 1, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, और साइन को लेते हो तो ये -1 और ये -1, ठीक है। अब सिंस इमेजरी एक्सिस पे होते हैं पोल्स, तो ये आपके हो जाएंगे, देखो एक तो हो जाएगा आपका z प्लस J1, ठीक है, यहाँ से मेरे को -J1 मिल जाएगा, तो वो आपका नीचे यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा आपका z -J1, ठीक है, ये आपका ऊपर प्लॉट हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा देखो z² -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिंपल वही ऊपर वाला जैसे कि a+b और a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a² प्लस आपका b², ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो, अब हमें सिंपल क्या करना होता है कि हमें चेक करना है कि कौन सा फिल्टर है, ठीक है। एस डोमेन में तो मैंने आपको सिखा रखा है एक लेक्चर में, कि मैंने आपको बताया भी था कि देखो एस जो आपका अगर एस प्लेन डायग्राम हो तो उसमें हम क्या करते थे सिंपल, या फिर टाइम डोमेन में, कि ओमेगा को एक बार रखते थे 0, ठीक है, एक बार रखते थे ओमेगा इक्वल टू इनफाइनेट, ठीक है। ये आपको लो फ्रीक्वेंसी का बताता और ये आपको हाई फ्रीक्वेंसी का बताता, ठीक है। ऐसे ही हमने सीखा था। अब देखो, सिंस हमें जेड प्लेन में दे रखा है, जेड प्लेन में देखो आप कैसे करते हो, जेड में देखो आप सिंपल अगर लो फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो सिंपल आप z इक्वल्स टू 1 रख दो, ठीक है। अब z इक्वल टू 1 रखते तो देखो h ऑफ 1, ठीक है, z इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो ये में क्या मिल जाएगा, देखो 1 - 1 0, 0/1, ये आपका 0 आ गया, ठीक है, 0 मिल रहा है। अब देखो जब हाई फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी में हम सिंपली देखो z की जो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, z इक्वल्स टू हमें रखना होता है -1, ठीक है, -1, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी के लिए z इक्वल टू 1 रखा जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए z इक्वल टू -1, जब आपके क्या हो सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में हो, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा h ऑफ 1, -1 रख रहे हैं हम, ठीक है, तो -1 रखोगे, देखो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 1 ये एट द एंड आपको अभी भी 0 ही मिलेगा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से आप क्या समझे, देखो हम जैसे ओमेगा में सॉल्व करते थे, ठीक है, एस डोमेन में, कि जब हम एच ऑफ ओमेगा निकालते थे, ठीक है, एच ऑफ ओमेगा मतलब एक बार 0 हर्ट्ज रख के, ठीक है, एक बार आपका इनफाइनेट रख के। अब देखो अगर हमारे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है या फिर हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो सर्किट है, वो आपके लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं कर रहा और ना ही आपके हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं कर रहा, बिकॉज दोनों ही 0 आ गए ना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका जो फर्स्ट वाला प्लॉट दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट वाला प्लॉट आपका ना तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर रहा है, ना ही हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसा हुआ, ये किसका प्लॉट होगा, ठीक है, एक तरह से क्या बोल सकते हो सिंपल कि बैंड पास फिल्टर, ठीक है, बैंड पास फिल्टर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देखो अगर ये आपका जो सिस्टम है या ना ही आपके लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जाने दे रहा है, ना ही हाई फ्रीक्वेंसी के जाने को नहीं दे रहा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ऐसी कुछ ना कुछ आपकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी जिनको ये पास कर रहा होगा, ठीक है। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेंज को अगर आपका सिस्टम पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड पास, ठीक है। मैं आपको डिटेल में जो फिल्टर सर्किट वाला जो मेरी वीडियो है उसमें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो सेकंड भी हम ऐसे ही चेक करते हैं, पहले लो फ्रीक्वेंसी के लिए देन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो इसमें अब जब 1 रखते हैं यानी h ऑफ 2 ऑफ 1, ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, बिकॉज देखो ऊपर क्या z² -1, 1 रखते हैं वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 होने वाली है, ठीक है। अब z इक्वल टू -1 रखते हो तब भी आपका क्या होगा, 0 ही होगा, बिकॉज आप ऊपर जो है ना आपका वो z का स्क्वायर है तो इसको वो प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा फिल्टर हुआ, यानी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं कर रहा और ना ही आपके हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर रहा, तो यानी कि ये सिस्टम आपका, या फिर बोलोगे ये जो प्लॉट है, ठीक है, क्यू प्लॉट, ये भी आपका एक तरह का बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। अब लास्ट ये वाला भी चेक करो, देखो z इक्वल्स टू 1 रखते हैं, ठीक है, तो z इक्वल टू 1 जैसे ही रखूँगा, देखो तो h3 ऑफ 1 आपका, ठीक है, 1 ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है, और z इक्वल्स टू अगर मैं -1 रखता हूँ, ठीक है, तब भी मेरा h3 -1 अगेन ये 0 आएगा, ठीक है। इतना आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज देखो ऊपर हमने देखा z² -1 है, तो जब जब देखो मैं 1 रखूँगा, ठीक है, सब में 0 आने वाला है, ठीक है, जब जब मैं -1 रखूँगा तब भी सब में 0 आने वाला है, ठीक है, देख के पता चल गया, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझे कि हमारा दोनों ही अगर 0 आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी 0 आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी 0 आ रहा है, यानी कि आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देते हो तो ये सर्किट आपको आउटपुट कुछ नहीं देता, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल देते हो तब भी आउटपुट कुछ नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सर्टेन रेंज होगी, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी की कुछ रेंज होगी, उनमें ये सर्किट हमें आउटपुट देगा। तो अगर ऐसी रेंज पर कोई आउटपुट देता है हमारा सर्किट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर, बिकॉज किसी पर्टिकुलर बैंड के लिए दे रहा है ना, तो ये सारे फिल्टर कैसे हो गए, पी,
ठीक है, पी क्यू और आर। इसकी तरह काम करें, सिंपल बैंड पास फिल्टर, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्लियर आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।